मैं आज बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के बारे में कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहाँ चूक गए। इतने बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने विकास की अवधारणा को समझाया, विकास कैसे पाया जा सकता है उसको बताया, उसको मापने का एक अलग इंडेक्स दिया। और यही नहीं, अमर्त्य सेन ही नहीं, विश्व के अनेकों अर्थशास्त्री जिनको हर वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, वे लोग भी कहाँ चूक गए हैं कि आज विश्व में 800 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी वाला इस दुनिया में 750 करोड़ मतलब 750 करोड़ लोगों को अभी भी अपेक्षित विकास नसीब नहीं हुआ है। अभी भी 750 करोड़ लोग अपेक्षित विकास के लिए आस लगाए हुए हैं, तरस रहे हैं। इसका मतलब यह है, स्पष्ट है कि कोई भी अर्थशास्त्री इन 750 करोड़ लोगों को वे न्यूनतम विकास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मतलब इनके द्वारा आज तक जो भी सिद्धांत, मॉडल, अवधारणा या क्रियाविधि मैकेनिज्म दिया गया है, वे व्यावहारिक और सफल नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमें अब यह समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अर्थशास्त्री कहाँ चूक गए हैं। यदि इन 750 करोड़ लोगों को न्यूनतम विकास के लिए जो आधारभूत सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ चूक रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए मैं बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ। तो न्यूनतम विकास, मिनिमम डेवलपमेंट क्या होता है? मेरे अनुसार उस व्यवस्था या फिजा जिसे आप माहौल कह सकते हैं, वह परिणाम होता है जिसके कारण कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी महत्तम अभिव्यक्ति के साथ मानवता को महत्तम योगदान दे सकता है। वे आवश्यक आधारभूत सुविधाएं ही किसी को न्यूनतम विकास के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह हो सकता है। मतलब हमें वह माहौल तैयार करना होगा जिसे आप मोटिवेशन, इंस्पायरेशन और नज कह सकते हैं। दरअसल मोटिवेशन और इंस्पायरेशन दो अलग अलग अवधारणा है। मोटिवेशन बाहर से प्रेरित करने का अवधारणा है और इंस्पायरेशन अंदर से मजबूती देने का, अंदर से उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का अवधारणा है। और इन दोनों के लिए हिंदी में कोई अलग अलग शब्द नहीं है, लेकिन नज एक ऐसा शब्द है जिसे आप उकसाना कह सकते हैं। और इसके लिए पुस्तक नज के लेखक रिचर्ड थेलर को व्यावहारिक अर्थशास्त्र के लिए, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो ये नज उसी का हिस्सा है जिसका वह मोटिवेशन और इंस्पायरेशन है। तो मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी। इन्होंने स्वतंत्रता को विकास का कंसेप्ट से जोड़ा। इन्होंने विकास को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इतनी बड़ी धारणा, मतलब इन्होंने पारंपरिक आर्थिक आंकड़ों के जंजाल से विकास की अवधारणा को बाहर कर दिया और स्वतंत्रता के नए क्षितिज से इसे जोड़ दिया। वे इस बात पर जोर देते हैं, मतलब प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस बात पर जोर देते हैं कि प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आदि जैसे आर्थिक सूचकांक आदि से नागरिकों को मिलने वाला विकास, मतलब असली स्वतंत्रता के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है। सेन के अनुसार विकास
व्यवस्था की वह अवस्था है, वह स्टेज है जहां लोगों को अपनी पसंद के कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता देता है। विकास की अवधारणा स्वतंत्रता के रूप में एक ऐसा सूत्रवाक्य है जो विकास को एक साथ राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक आदि अध्ययन और व्यवस्था की बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से जोड़ देता है। प्रोफेसर सेन के विकास को मानव का सक्षमता उपागम कैपेबिलिटी एप्रोच से जोड़ा है और इसके लिए लोगों की योग्यता और कौशल के उन्नयन का मतलब कैपेबिलिटी और स्किल के उन्नयन को प्रमुख माना है। प्रसंगवश मैं बिहार का चर्चा कर देना चाहता हूँ कि बिहार में विकास को बहुत तेज़ी से गतिमान बताया गया है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार के जो सलाहकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको डेवलपमेंट मतलब विकास और समृद्धि ग्रोथ की अवधारणा में अंतर ही समझ में नहीं आता है। इस सीमेंट के खपत के ग्रोथ को मतलब ये रोड, ये सड़क, ये पुल, ये भवन, मतलब एक एक गांव में 2 रोड है, 4 रोड होना चाहिए, हर जिले में हवाई अड्डा होना चाहिए, मतलब सीमेंट के अथाह खपत को ये विकास से जोड़ दे रहे हैं। और इसी कारण नीति आयोग ने जो राज्यों का वर्गीकरण किया है, बड़े राज्य, मंझोले राज्य, छोटे राज्य और उत्तर पूर्वोत्तर के राज्य, तो बड़े और मंझोले राज्यों की सूची में 18 राज्य आते हैं और बिहार अभी भी इन 18 राज्यों में गरीबी के सूचकांक में 18वां स्थान पर ज़बरदस्त कब्जा जमाए हुए है और वहाँ से हिलना नहीं चाहता है। तो आप समझ रहे होंगे कि बिहार में विकास हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या समृद्धि हो रहा है। अब इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों ने सक्षमता उपागम कैपेबिलिटी अप्रोच जो अमर्त्य सेन की अवधारणा है विकास के लिए, इसको ये समझ नहीं पाए हैं और कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई विशेष ढंग से उसको लक्षित करते हुए प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि प्रोफेसर सेन कहाँ चूक गए हैं, जिसके कारण विश्व की 750 करोड़ से अधिक आबादी के लोग अभी भी न्यूनतम विकास के लिए तरस रहे हैं, जहां से वे विकास का छलांग लगा सकते हैं। अमर्त्य सेन समाजों के विकास के लिए सांस्कृतिक स्वतंत्रता, कल्चरल फ्रीडम को आवश्यक मानते हैं, आवश्यक होना भी चाहिए। सांस्कृतिक स्वतंत्रता को मौलिक मानवाधिकार माना गया है। इसीलिए यूएनडीपी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इस सांस्कृतिक स्वतंत्रता को स्वीकारा गया है। सभी लोगों को अपनी प्रजातीय, भाषाई, धार्मिक आस्था की पहचान बनाए रखने का अधिकार महत्वपूर्ण माना गया है, माना भी जाना चाहिए। इन पहचानों को स्थायित्व देने के लिए और उनकी रक्षा करने की वाली नीतियों को अपनाना ही अलग अलग तरह के समाजों में विकास का एकमात्र टिकाऊ रास्ता माना जाता है। आर्थिक वैश्वीकरण तब तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक सभी लोगों की इसमें सहभागिता नहीं हो और जब तक सभी को सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सम्मान और सुरक्षा नहीं दिया जाए और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार नहीं कर लिया जाए, ऐसा प्रोफेसर सेन का मानना है। मतलब ये सांस्कृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा को प्रोफेसर सेन ने माना है और यहीं संस्कृति संस्कार की अवधारणा को समझने में प्रोफेसर सेन चूक गए हैं। प्रोफेसर सेन के विकास और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैज्ञानिक अवधारणा देने के लिए, कैपेबिलिटी अप्रोच सक्षमता उपागम देने के लिए ये बधाई के पात्र हैं। प्रोफेसर सेन संस्कृति और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा का कंसेप्ट का प्रयोग किया है, लेकिन इनके लिए जो शाब्दिक प्रयोग से इतना तो स्पष्ट है कि वे
इन पारंपरिक अवधारणाओं मतलब संस्कार और संस्कृति और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की अवधारणाओं को मूल रूप से सहज रूप से नहीं समझ पाए हैं और इसीलिए ये चूक भी गए हैं। यही नहीं, विश्व के सभी अर्थशास्त्री वहीं चूक रहे हैं। यह संस्कृति और उनकी गत्यात्मकता की अवधारणा मतलब कल्चर और उसकी डायनामिक्स या उनकी डायनामिज्म की जो अवधारणा है कि इतनी महत्वपूर्ण है कि विश्व में जहाँ कहीं भी आपको विकास दिख रहा है, गतिमान है या विकास जड़ है या विकास घिसट रहा है या सरकने का प्रयास कर रहा है, तो आपको यही कल्चर और उसकी डायनामिक्स के ही आधार पर इसे समझ सकते हैं। मतलब विश्व में जितने विकसित देश हैं, विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित समाज है, वहाँ संस्कृति और उसकी डायनामिक्स एक अलग तरह से है और उसके विपरीत वहाँ है जहाँ विकास नहीं हुआ है, विकास अभी भी घिसट रहा है या सरकने का प्रयास कर रहा है। हालांकि विश्व के बहुत से समझदार लोग एक नया शब्द निकाल लिए हैं, विकासशील। विकासशील दरअसल कोई अब नई अवधारणा नहीं है, ये विकसित और अविकसित ही अवधारणा है, लेकिन अपनी झेप अपनी शर्म मिटाने के लिए एक डेवलपिंग एक विकासशील शब्द को गढ़ लिया गया है ताकि उस अविकसित के धब्बे से वे अपने को बाहर निकल करके आत्ममुग्ध हो सकें, लोगों को आत्ममुग्ध रख सकें। दरअसल आप इस खतरनाक अवधारणा को भी समझ रहे हैं। तो बात संस्कृति और संस्कार की मैं कर रहा हूँ, तो पहले आप संस्कार और संस्कृति को समझ लें। संस्कार और संस्कृति, संस्कार शब्द समाज के संस्मरण में जो होता है उसको आकार देना ही संस्कार है। मैं फिर से दोहराता हूँ, संस्कार शब्द समाज के संस्मरण में मतलब उसके मेमोरी में जो होता है उसको आकार देना, उसको शेप देना ही संस्कार होता है। इसी संस्कारों के समुच्चय को, सेट को संस्कृति कहते हैं। इसी संस्कार को कार्ल गुस्ताफ जुंग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस कहते हैं कि समाज का जो सामूहिक जो सब कॉन्शसनेस होता है वही संस्कार होता है, वही संस्कृति होती है। अब इस बात को मैं आगे थोड़ा बढ़ाऊं, डैनियल कुहनमैन थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखक, इनको भी व्यावहारिक अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसमें समझाते हैं कि व्यक्ति की दो सिस्टम में काम करता है, एक सिस्टम 1 होता है और एक सिस्टम 2 होता है। सिस्टम 1 फास्ट होता है और सिस्टम 2 स्लो होता है क्योंकि वह लॉजिकल होता है, लेकिन सिस्टम 1 इंट्यूटिव होता है, अपने आप आता है। अपने आप आने को ही कार्ल जुंग सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस कहते हैं और हम भारत में इन सिस्टम 1 को, इस सामूहिक अचेतन को संस्कार कहते हैं और संस्कार के समुच्चय को, सेट ऑफ संस्कारों को हम लोग संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति आप समझ सकते हैं कि एक समाज का एक सॉफ्टवेयर होता है जो अदृश्य रह करके पूरे सिस्टम को हमेशा संचालित करते रहता है, नियंत्रित करते रहता है, प्रभावित करते रहता है। तो मैं इस बात को आगे अब फिर बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा एक गंभीर स्थान पर ठहराना चाहता हूँ कि संस्कृति कोई मजाक शब्द नहीं है। आप यहाँ पर देख लें, यदि भारत के महान राष्ट्रवादी का नाम यदि डॉक्टर हेडगेवार को लें तो उनका भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, कल्चरल नेशनलिज्म की अवधारणा थी। और मोहन भागवत शताब्दी समारोह में 25 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भी जो बात कर रहे थे भारत का, कि भारत एक नेशन स्टेट नहीं है, एक स्टेट नेशन है। तो नेशन तो कल्चर के आधार पर छोटे छोटे राज्य हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े राज्य हो सकते हैं, जो भारत स्टेट नेशन है, मतलब इसका आधार संस्कृति ही हो सकता है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हो सकता है।
संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है कि लेनिन को भी जब वो सोवियत संघ को मजबूती दे रहे थे तो चर्च को सत्ता से अलग कर दिए। ये उनका संस्कृति का बहुत बड़ा प्रयोग था। और माओ से तुंग ने, मतलब लेनिन ने सांस्कृतिक बदलाव की बात की और माओ से तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति की बात की, सांस्कृतिक ग्रेट कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात की, जिसके कारण 1985 तक जो चीन भारत के बराबर में भी नहीं था, आज 7 गुना बड़ा इकोनॉमी का देश बन गया है। तो इस गंभीर बात को आप समझें। जब संस्कृति की बात आती है तो इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्सी की बात किए बिना बात अधूरी रहेगी, क्योंकि इन्होंने संस्कृति को इस तरह से समझाया है कि सांस्कृतिक वर्चस्ववाद होता है, कल्चरल हेजिमोनी होता है, और संस्कृति को कुछ लोग शासक इस रूप में उपयोग करते हैं कि बिना अतिरिक्त बल के लोग अपने आप उस जड़ता का शिकार होते हैं। यह संस्कृति की पावर ऑफ इनर्शिया होती है। इसका सकारात्मक उपयोग भी होता है और नकारात्मक उपयोग भी होता है, और इसका आप दुरुपयोग भी कह सकते हैं कि होता है। यह उस सत्ता पर निर्भर कर सकता है। लेकिन ये सांस्कृतिक वर्चस्ववाद यदि आप नहीं समझे हैं तो आप विकास की सभी अवधारणाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए मैं भारतीय शब्द संस्कार और संस्कृति पर बार बार ठहर जाता हूँ। तो मैं व्यवस्था का 3 स्तर समझाता हूँ। एक जो बाह्य संरचना है, जिसे आप भवन में, सड़क में, पुल में, कम्युनिकेशन के टावर में, ये सब जो आँखों से दिखता है, उसको आप नए युग की भाषा में हार्डवेयर कह सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो ये शिक्षा है, जो कानून है, जो धर्म है, जो मीडिया है, जो एक तरह से कहें कि अदृश्य रह करके ये समाज को संचालित करता है, इसे आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। लेकिन मैंने पहले संस्कार और संस्कृति को भी सॉफ्टवेयर में रखा है, लेकिन इसके लिए एक अलग वर्गीकरण, मतलब संस्कार और संस्कृति के लिए एक अलग वर्गीकरण की आवश्यकता है, जिसे हम फिजावेयर कहते हैं, जो फिजाओं को बदलता है। यूरोप में जो सांस्कृतिक बदलाव हुआ, जो पुनर्जागरण हुआ, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कारण नहीं हुआ। मतलब वो कानून, शिक्षा, धर्म और मीडिया के कारण नहीं हुआ, उन फिजाओं को बदलने के कारण हुआ। मतलब उस संस्कार और संस्कृति को बदलने के कारण हुआ, उसी को फिजावेयर कहते हैं। मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट करूँ कि हमारे विद्वान, जिसमें वैश्विक विद्वान भी शामिल हैं, भारतीय विद्वान भी शामिल हैं, संस्कृति को सही ढंग से समझते नहीं हैं। संस्कृति तो एक फिजावेयर होता है जो चलता है, लेकिन भारत में संस्कृति को, एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर को, संस्कृति की अभिव्यक्ति को, जैसे कला, पेंटिंग, भवन, मूर्तियाँ, परंपरा, रीति रिवाज, ड्रेस, भोजन इत्यादि को समझ लेते हैं। संस्कृति यही संस्कृति है, यह नासमझी है। यह संस्कृति की अभिव्यक्ति है, यह इट सेल्फ कल्चर नहीं है, यह अपने आप में संस्कृति नहीं है, यह संस्कृति की अभिव्यक्ति है। और इसी नासमझी के कारण प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे विकास के महापुरुष भी व्यावहारिक समाधान देने में, 750 करोड़ लोगों को व्यावहारिक समाधान देने में चूक गए हैं। इस सांस्कृतिक स्वतंत्रता के नाम पर विश्व के अधिकतर देशों में सामंती काल में विकसित या विरूपित डिस्टोर्टेड कल्चर को उस समाज और उस क्षेत्र की मौलिक संस्कृति मान लिया गया है, मौलिक संस्कृति बता दिया गया है। वो संस्कृति बेकार है जो समाज में न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व नहीं देता है। वो संस्कृति बेकार है जो आपको आदमी के रूप में मानवता और मानवता के भविष्य को और बेहतर बनाने में बाधक है। यह तय है कि वह संस्कृति के नाम पर कोई साजिश है। इस बात को
ये अर्थशास्त्रियों को भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा। तो संस्कृति जो होता है, जो संस्कार जो होता है, हमारे इतिहास बोध से बनता है, हमारे परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री से बनता है। मतलब हम इतिहास को कैसे समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि आप विकास की बात कर रहे हैं और आपको दर्शन की समझ नहीं है, आपको मनोविज्ञान की समझ नहीं है और संस्कृति अर्थात इतिहास के दर्शन की समझ नहीं है, तो आप विकास के नाम पर कुछ और कर रहे हैं, विकास कतई नहीं कर रहे हैं। मैं यह थोड़ा बात खतरनाक बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। विकास की अवधारणा के लिए एक नवाचारी संस्कृति की ज़रूरत होती है, एक इनोवेटिव कल्चर की ज़रूरत होती है। और नवाचारी संस्कृति वैज्ञानिक मानसिकता, बॉक्स के बाहर चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, तार्किक सोच, ये आप कहें क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन से और विवेकपूर्ण निर्णय से आती है। मैं भारत सरकार के 2020 का नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पढ़ रहा था। अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग शब्द दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि हिंदी के ड्राफ्ट में उसके लिए कोई हिंदी का शब्द दिया ही नहीं गया था। खैर, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपको यदि बदलाव करना है, विकास को नया आधार देना है, सभी को न्यूनतम विकास का सुविधा उपलब्ध कराना है, तो आपको संस्कार और संस्कृति को समझना होगा, वैज्ञानिक संस्कार और संस्कृति को समझना होगा। और चूँकि संस्कृति, संस्कार इतिहास के बोध से, परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री से, इतिहास को कैसे आप परसीव करते हैं उससे आता है। और इसकी समझ के लिए आपको इतिहास दर्शन, हिस्टोरियोग्राफी समझना होगा। मैं इतिहास को समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दें, हम हिस्टोरियोग्राफी समझने की बात कर रहा हूँ। हिस्टोरियोग्राफी के लिए हिंदी में कोई मानक शब्द नहीं है, इसीलिए मुझे इतिहास दर्शन कह करके समझाना पड़ रहा है। तो आप समझें कि इस दर्शन, इस मनोविज्ञान को समझे बिना यदि कोई विकास की बात कर रहा है, तो वह विकास का ड्रामा है, वह विकास का नाटक है, वो ड्रामा ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन वो विकास नहीं हो रहा है। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।